आर्थिक सहयोग और आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ देश हैं जिन्होंने मिलके रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी साइन किए हैं। अब तक क्या चल रहा था कि भाई भारत के भी इस आरसीईपी में शामिल होने की उम्मीदें थी, लेकिन भारत क्या हुआ, पिछले साल जो है इस आरसीईपी से अलग हो गया। अब इसके बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल में कि भाई आरसीईपी जो है वह किस हद तक उसके सफल रहने की उम्मीद है, और भारत अगर इस आरसीईपी से अलग हो गया तो भारत का जो फैसला था क्या वो सही था। इससे मिली जुली कुछ चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। थ्रेट और ट्रीट। तो एडिटोरियल सबसे पहले एक सवाल पूछता है कि भाई ये जो आरसीईपी है ये एक खतरा है खासकर भारत के संदर्भ में, या फिर ये एक ट्रीट है। ट्रीट का मतलब क्या होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है ना आपका कि भाई उसने मुझे ट्रीट दी। तो हम इस आरसीईपी को किस रूप में देखें, एक सफलता के रूप में देखें या फिर एक खतरे के रूप में देखें, ये एक थ्रेट है या फिर एक ट्रीट है। द फाइनल एग्रीमेंट ऑफ आरसीईपी कवर्स, कि भाई फाइनली आरसीईपी पे जो भी समझौता हुआ है ना, कि भाई आरसीईपी पे जो भी बातें रखी गई है ना, जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है उसमें कवर किया गया है। किन किन बातों को कवर किया गया? वेरियस इश्यूज, विभिन्न मुद्दों को, दैट इंडिया हैड फ्लैग्ड। फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना। भाई भारत आरसीईपी से अलग क्यों हुआ था? क्योंकि भारत को लगा था कि भाई इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारत के हितों के प्रतिकूल जाते हैं। तो भारत ने कुछ मुद्दे उठाए थे और भारत ने कहा था कि भाई इन मुद्दों का अगर समाधान होता है तो हम आरसीईपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया तो भारत अलग हो गया। अब जो वर्तमान में फाइनल एग्रीमेंट हुआ है आरसीईपी का और जिन जिन देशों ने साइन किए हैं, तो उनमें विभिन्न ऐसे मुद्दे जिनके बारे में भारत को चिंताएं थी, भारत को शंकाएं थी, उन मुद्दों का भी समाधान किया गया है। आगे देखते हैं। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ना, तो ये आरसीईपी से नाम दिया गया। वाज साइंड इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व में आना। ऑन संडे, कुल मिला के संडे को इस पे साइन किए गए, और ये संडे को एक तरीके से आप कह सकते हो कि आरसीईपी फाइनली जो है अस्तित्व में आया। बाय कितने लोगों ने साइन किए? 15 कंट्रीज ने ना। अब ये जो 15 कंट्रीज हैं ना, इनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जो आरसीईपी है लेड बाय का मतलब है कि भाई इसका प्रतिनिधित्व किन किन के द्वारा किया जा रहा है, कौन कौन देश इससे जुड़े हुए हैं। तो चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। इसके अलावा 10 अन्य आसियान ग्रुपिंग है ना, कि भाई ये जो आसियान समूह है ना देशों का, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वे भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से 15 देश हो गए। क्रिएटिंग, क्रिएट करते हुए, निर्मित करते हुए है ना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। तो क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करते हुए? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप, गुट। तो एक तरीके से इन्होंने, आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, कि भाई विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार करने वाले ग्रुप बने हुए हैं ना, उनमें से एक बहुत ही प्रमुख ग्रुप बन के ये उभरा है। नोटिसिएबल, नोटिसिएबल मतलब है कि भाई देखने लायक जो बात है ना, उल्लेखनीय जो बात है, आप जिसे नोटिस कर सकते हो। बाय इट्स एब्सेंस वाज इंडिया। तो महत्वपूर्ण बात जो है, नोटिस करने वाली बात जो है वो ये कि भारत इसमें उपस्थित नहीं था, है ना, भारत एब्सेंस था। विच आफ्टर 7 years ऑफ प्रोटेक्टेड नेगोशिएशन। अब देखो भारत के लिए कहा जा रहा है, भारत जो है ना, अब ये जो आरसीईपी है इसको बनाने की बात काफ़ी लंबी समय से चल रही थी। तो भारत जो है पिछले 7 सालों से प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा। बोलते हैं ना कि भाई जैसे हम बोले कि कोरोना वायरस जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया कोरोना वायरस का, है ना। तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, लंबित, एक लंबी अवधि में जो फैला हुआ हो उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब होता है कि भाई बातचीत के माध्यम से किसी समाधान पे पहुंचने की कोशिश करना, उसको बोला जाता है नेगोशिएशन, है ना। तो पिछले 7 सालों से भारत जो है नेगोशिएशन में लगा हुआ था, बहुत ही लंबी अवधि हो गई। फाइनली भारत ने डिसाइड किया लास्ट नवंबर, पिछले साल नवंबर, टू एग्जिट द ग्रुपिंग, कि इस ग्रुप से एग्जिट करने का, एग्जिट मतलब निकलना। तो फाइनली भारत ने जो है पिछले 7 सालों से इस समूह में भारत जुड़ा हुआ था, बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पाया। तो फिर भारत को फाइनली जो है, भारत को लगा कि भाई इस ग्रुप से निकलना ही ठीक है, और पिछले साल नवंबर भारत इस ग्रुप से अलग हो गया। आगे देखते हैं। अब पिछले साल जब भारत इस ग्रुप से अलग हुआ तो इंडिया हैड जस्टिफाइड, तो भारत ने अपने कारण बताए थे, है ना। जस्टिफिकेशन देना मतलब एक तरीके से अपनी बात को ठीक ठहराना। तो भारत ने इस ग्रुप से अलग होने के लिए जो कारण बनाए थे ना, अपने आप को कैसे ठीक ठहराया था भारत ने। तो भारत ने कहा था अपने डिसीजन के बारे में, एज प्रोटेक्टिंग इट्स इकोनॉमी, भारत ने कहा था प्रोटेक्टिंग इट्स इकोनॉमी फ्रॉम बर्जियोनिंग। देखो
बर्जियोनिंग का मतलब होता है डेवलपिंग क्विकली, तेजी से विकसित होती हुई कोई भी चीज होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं बर्जियोनिंग। ट्रेड डेफिसिट्स, trade deficits with a majority of the 15 RCEP members and had cited the, हाँ आगे देखते हैं। तो भाई भारत जब इससे अलग हुआ था तो भारत अपने डिसीजन के बारे में कहा था कि भाई भारत अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, एक तो ये कारण गिनाया था फ्रॉम, क्यों भारत अपनी इकोनॉमी को किस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहता है, भारत किस चीज से बचाना चाहता है अपनी इकोनॉमी को, बर्जियोनिंग ट्रेड डेफिसिट। कि भाई ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का मतलब क्या होता है, जैसे भारत का व्यापार है जापान के साथ, कि भाई ये इंडिया है और ये जापान के साथ है, तो एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ व्यापार घाटे का। व्यापार घाटे का मतलब है जितनी चीज आपने खरीदी उतनी चीज आप बेच नहीं पाए, तो उसको बोला जाता है व्यापारिक घाटा। कि भाई जापान आपको ज़्यादा चीज़ें बेच गया लेकिन आप जापान को ज़्यादा चीज़ें नहीं, उतनी ही मात्रा में चीज़ें नहीं बेच पाए, तो वो हो गया व्यापार घाटा। कुल मिला के व्यापार संतुलन होता है कि भाई जितना आपका इंपोर्ट हुआ उतना ही आपका एक्सपोर्ट हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बराबर है, आयात निर्यात बराबर है, तो इसका मतलब है व्यापार संतुलन में। तो भारत ने कहा था कि भाई भारत अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। भारत को क्या लगता है, भारत को लगता है कि भाई उसका व्यापार घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है विथ अ मेजोरिटी, मेजोरिटी यानी बहुमत, कि भाई ज़्यादा मात्रा में ऑफ द 15 RCEP मेंबर्स, कि भाई ये जो 15 RCEP मेंबर्स ये जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से, इनके चलते मतलब भारत को ऐसा नजर आ रहा है कि भाई भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना जरूरी है, भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, भारत को ऐसा महसूस हुआ था। एंड हैड साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, और भारत ने इस बात का भी हवाला दिया था, ये बात भी भारत ने कही थी, द ग्रुपिंग्स रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार कर देना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान लेना। भाई भारत ने यह भी कहा था कि ये जो ग्रुप है RCEP जो ग्रुप है इसने इनकार कर दिया था। किस बात से इनकार कर दिया था इस ग्रुप ने, भारत की मांगों को मानने से, टू एक्सीड टू इट्स रिक्वेस्ट। भाई भारत ने कुछ रिक्वेस्ट की थी अपनी, भारत को लगा था कुछ चिंताएं थी भारत की, उन चिंताओं को भारत ने रखा था इस ग्रुप के आगे, तो इस ग्रुप ने उन बातों को मानने से इनकार कर दिया। ऑन सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है बचाव, कि भाई सेफ गार्ड का मतलब होता है बचाव, एज अ डील ब्रेकर। और फाइनली ये डील जो है ना, ये भाई भारत ने कहा था कि भाई हम भी डील को ब्रेक नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी कुछ बातें हैं, इन बातों को माना जाए। लेकिन ये जो RCEP ग्रुप था इसने मना कर दिया कि भाई इन बातों को हम नहीं मान सकते। भारत ने कहा था कि भाई ये जो हमारी बातें हैं हमारे देश को आर्थिक, हमारे देश के जो आर्थिक हित हैं इनके बचाव के तहत हम इन बातों को कह रहे हैं, है ना, तब तो हम इस डील से जुड़े रहेंगे, वरना हमें डील ब्रेक करनी पड़ेगी ना। तो डील ब्रेकर के रूप में ये बातें कुछ रखी थी भारत ने, लेकिन उन बातों को माना नहीं गया फाइनली, और फिर भारत ने जो है डिसाइड किया कि भाई इससे अलग ही हो लेते हैं। दोज रीजंस, तो भारत ने जो कारण गिनाए थे, भारत ने जो कारण गिनाए थे वर ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ का मतलब होता है कि भाई ऊपरी तौर पर तो ऐसे ऐसा लगता है कि भाई ऑन द फेस ऑफ का मतलब है कि एक ऊपर से अगर हम नजर डालें, ऊपरी तौर पे अगर देखें ना, इट जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल का मतलब है न्यायोचित। कि भाई जो कारण भारत ने गिनाए थे, भारत बार बार कह रहा था कि भाई इन कारणों को अगर आप मानते हो तब तो हम RCEP में सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो भारत ने जो कारण बताए थे ना, वे बिल्कुल ठीक प्रतीत होते हैं एट द टाइम, उस समय पे, उस दौरान भारत ने जो कारण गिनाए थे, यानी कि पिछले साल तक की बात कर रहे हैं हम, तब वे ऐसा लगता है कि भाई वे कारण ठीक प्रतीत होते हैं। एंड वर वेलकम्ड बाय इंडस्ट्री, और भारत ने उन कारणों को गिनाते हुए जब RCEP से अलग होने का डिसीजन लिया, तो भारत के इस डिसीजन का स्वागत किया गया। किन किन के द्वारा, हमारे देश में जो भी इंडस्ट्री है ना, जो भी हमारे देश में जो भी व्यापार है ना, किसानों से जुड़े हुए जो विभिन्न ग्रुप हैं, इन सब ने भारत सरकार के इस डिसीजन का स्वागत किया। हाउएवर, हालांकि 12 मंथ्स डाउन द रोड, देखो 12 मंथ्स डाउन द रोड का मतलब है कि भाई 12 महीने गुजर चुके हैं अब इस बात को, है ना, हम और इतनी दूरी तय करके आ गए, हम इस इतने रास्ते को हम पार करके आ गए। 12 मंथ्स डाउन द रोड का मतलब है कि भाई ये पिछले नवंबर की बात है, पिछले साल के नवंबर की, अब लगभग ये मानो कि एक साल हो चुका है, 12 महीने हो चुके हैं उस बात को। अब वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इंडियाज ऑप्टिंग आउट, ऑप्ट आउट का मतलब है, ऑप्ट का मतलब क्या होता है चुनना, आउट, ऑप्ट आउट का मतलब है बाहर जाने के लिए चुनना। तो इंडियाज ऑप्टिंग आउट अपीयर्स, तो ये जो भारत का बाहर निकलना था, भारत का पिछले साल इस ग्रुप से जो बाहर निकलना था, वो प्रतीत होता है फार मोर डिबेटेबल, कहीं ज्यादा, फार मोर का मतलब है कहीं ज्यादा डिबेटेबल, डिबेटेबल का मतलब है जिस पे आप विवाद कर सकते हो, कि भाई भारत ने ये अगर डिसीजन लिया, आज की दृष्टि में हम इस बात पे डिबेट कर सकते हैं, इस बात पे वाद विवाद कर सकते हैं कि भाई भारत का डिसीजन सही था या नहीं था, और वर्तमान हालातों में भारत का डिसीजन सही है या नहीं है। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, इट्स इकोनॉमिक रैशनल,
रैशनल का मतलब है एक तरीके से जब लॉजिकल बात करते हो ना, आप तर्क के आधार पे कोई बात करते हो, तो आर्थिक तर्क के आधार पे इस बात पे डिबेट की जा सकती है वर्तमान संदर्भ में कि भाई भारत का डिसीजन सही था या नहीं था। विद ग्लोबल ट्रेड एंड द इकोनॉमी फाउंडरिंग ऑन द शोल, देखो ध्यान देना, ये एक थोड़ा सा मजेदार फ्रेज है, इसको देखना। फाउंडरिंग ऑन द शोल, देखो फाउंडर का मतलब क्या होता है, देखो शोल का मतलब होता है उथला पानी जो होता है ना, छिछला पानी होता है, उसको बोला गया शोल। फाउंडर का मतलब क्या है, फाउंडर का मतलब है डूब जाना, असफल हो जाना। यहाँ पे जैसे कोई जहाज है, अब कभी कभी क्या है, जैसे जहाज का उथले पानी में डूब जाना, देखो बड़े ही रोचक अंदाज में ये बात लिखी गई है कि जैसे कोई जहाज जो है वो, शोल का मतलब मैंने आपको बताया उथला पानी, और फाउंडर का मतलब है डूब जाना। तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे पूरी की पूरी जो विश्व अर्थव्यवस्था है ना, वो बहुत ही उथले पानी में, जैसे उथले पानी में जहाज डूब जाए, ऐसे ही कोरोना वायरस के चलते हो रहा है। कि कोरोना वायरस है भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन वैसे भी बहुत बड़ी चीज़, कि भाई जरा सा वायरस है और पूरी इकोनॉमी को लगभग इसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो ध्यान देना, फाउंडर का मतलब है डूब जाना, असफल हो जाना, और शोल का मतलब है छिछला पानी, उथला पानी। तो जैसे जहाज कोई उथले पानी में डूब जाए कभी कभी, है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही मामला चल रहा है कि जो विश्व व्यापार है हमारा और हमारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वह डूबती हुई नजर आ रही है, और बिल्कुल छिछले पानी में, बिल्कुल उथले पानी में। ऑन द शोल्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, है ना, कि भाई ये कोविड-19 पेंडेमिक का उथला पानी है ना, फिर से एकदम मतलब थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में कहने की कोशिश की है कि भाई जैसे कोविड-19 पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 के पानी में हमारी अर्थव्यवस्था डूबती हुई नजर आ रही है वर्तमान समय में, स्पेशली खास करके एज न्यू इन्फेक्शंस इन यूरोप एंड यूएस। खास करके ये जो नया संक्रमण है कोरोना का यूरोप में और अमेरिका में, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना। फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, देर, कि भाई अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि यूरोप में और अमेरिका में, यूरोप और अमेरिका इस बात के लिए प्रेरित हुए कोरोना वायरस के चलते कि दोबारा से उन्होंने जो है प्रतिबंध लगाए हैं, दोबारा से उन्होंने लॉकडाउन को लगाया है। आगे देखते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए द प्री एमिनेंस का मतलब है सुपीरियरिटी, है ना, सुप्रीमेसी, किसी की सर्वोच्चता। द प्री एमिनेंस ऑफ द ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज, तो ये जो हमारे ईस्ट एशिया के देश हैं, या फिर ये जो प्रशांत महासागरीय देश हैं, है ना, प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो देश स्थित हैं, इनकी सर्वोच्चता, जैसे कि चाइना है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सर्विंग एज अ बुलवाक। देखो बुलवाक का मतलब होता है एक तरह की रक्षात्मक दीवार, है ना, कि भाई एक तरह की रक्षात्मक दीवार, कि भाई कोई अड़ जाए, मतलब बचाने के लिए किसी को, है ना। ये कल भी आया था, कल के एडिटोरियल में भी ये शब्द आया था, तब भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। जैसे भाई राहुल द्रविड़ जब टेस्ट क्रिकेट में खेलते थे ना, तो उनको आप कह सकते हो कि वे आउट ही नहीं होते थे, तो उनको आप बोल सकते हो कि भाई वे भारत के लिए एक रक्षात्मक दीवार का काम करते थे, एक बुलवाक का काम करते थे। तो सर्विंग का यहाँ पे मतलब है काम में आना, यूज में आना। सर्विंग एज अ बुलवाक इन कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब है यहाँ पे नियंत्रित करना, है ना, किसी चीज को, जैसे कोरोना वायरस को नियंत्रित करना, तो उसको बोलेंगे कंटेन। कंटेनिंग द पेंडेमिक एंड रीएनर्जाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन हार्डली बी अंडरस्टैंड। तो एडिटोरियल कहना चाहता, अंडरस्टेटेड। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बड़े बड़े देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है ना, इन देशों को क्या करना पड़ रहा है, प्रोत्साहित होना पड़ रहा है दोबारा से प्रतिबंध लगाने के लिए। ऐसे समय में हम इनकी सर्वोच्चता की बात करें, किन देशों की, ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर प्रशांत महासागर क्षेत्र के जो कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर हम बात करें जो कि काम कर रहे हैं, सर्विंग एज अ बुलवाक, कि भाई ये जो है एक रक्षात्मक दीवार के रूप में बने हुए हैं ना, इन कंटेनिंग द पेंडेमिक, कोरोना वायरस को रोकने में, एंड री एनर्जाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो हमारी गतिविधियां हैं उनमें दोबारा से एनर्जी भर देना। कैन हार्डली बी अंडर स्टेट, है ना, कि भाई हम इस चीज को जो है ना, आप इस चीज को आप जो है मतलब, देखो दोबारा से समझो इसको, क्या कहना है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है, थोड़ी सी लंबी लाइन हो रही है ना, लेकिन मतलब बात उसकी स्पष्ट है कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, कहाँ है, हाँ, कि भाई ऐसे समय की अगर हम बात करें कि भाई हम इसके महत्व को, कि भाई
पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप जो है उनकी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बंद हुई पड़ी है ना, लगातार उनमें वहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं या फिर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालातों में ये जो एशियन क्षेत्र है, इनके जो देश हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र है, इनमें जुड़े हुए जो देश हैं, ये एक रक्षात्मक दीवार के रूप में काम कर रहे हैं कोरोना वायरस को रोकने में और अर्थव्यवस्था में दोबारा से जान फूंकने में। तो इस बात के महत्व को हम कम नहीं आंक सकते, हार्डली, मतलब मुश्किल से। अंडर स्टेट का मतलब होता है महत्व, है ना, कि भाई इसके महत्व को जो है ना हम कम नहीं आंक सकते। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इनका जो है काफ़ी महत्व बढ़ गया है आज की डेट में ना, इस कोरोना वायरस के चलते, है ना। आगे देखते हैं, मतलब इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। अंडर स्टेट करने का मतलब किसी इसको आप जो है हल्के में नहीं ले सकते, है ना। आगे देखते हैं, ऐड टू दिस। अब आप इस पे एक इस चीज को और जोड़ लो, है ना, इतनी सारी तो बातें ही हैं, अब इनमें ये चीज और ऐड कर लो। क्या? द हाइटन्ड द हाइटन्ड टैरिफ अनसर्टेनिटी। हाइटन्ड का मतलब है कि भाई थोड़ी सी बढ़ी हुई। टैरिफ अनसर्टेनिटी, टैरिफ का मतलब हो गया ये जो टैक्स लगाए जाते हैं ना उनको कहा जाता है टैरिफ, है ना। टैरिफ अनसर्टेनिटी जनरेटेड बाय द डेड लॉक्ड। देखो डेड लॉक का मतलब होता है एक तरीके का स्टैंड ऑफ, है ना, गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है दो पक्ष जो है ना बिल्कुल अड़ जाए, है ना, कि भाई न तो आप मेरी मान रहे हो ना मैं आपकी मान रहा हूँ, ना आप पीछे हटने को तैयार हो ना मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। तो इसे कहा जाता है स्टैंड ऑफ या फिर डेड लॉक। ब्रेक्सिट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना करके किसी मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करना। तो देखो ब्रेक्सिट में क्या चल रहा है। ब्रेक्सिट का मतलब है कि भाई ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, इससे ब्रिटेन अलग होना होना चाह रहा है। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट। ध्यान देना, ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट। तो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाह रहा है। इस बात को लेकर कई दिनों से नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अब क्या होगा। देखो ध्यान देना, by the to this the heightened tariff uncertainty generated by the deadlock Brexit negotiation। देखो जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो जाएगा, अभी क्या है कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन में जुड़ा हुआ है। अब यूरोपियन यूनियन में जो भी देश आते हैं तो उन देशों ने क्या कर रखा है, उन देशों ने समझौते कर रखे हैं, जैसे कई आर्थिक समझौते कर रखे हैं कि भाई हम एक दूसरे पर जो है ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारा मूवमेंट जो है वो फ्री रहेगा। लेकिन जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तब इनके अलग नियम कानून बन जाएंगे, व्यापार के नियम भी अलग बन जाएंगे इनके। तो अपने आप जो है ब्रिटेन टैक्स लगाएगा, यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के सामानों पर टैक्स लगाएंगे। तो अपने आप ये अनिश्चितता बनी हुई है ना, टैरिफ अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता। ये अनिश्चितता बनी हुई है। और ये अनिश्चितता क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है ब्रिटेन के बीच में और यूरोप के बीच में ना, कि भाई ब्रिटेन की कुछ शर्तें हैं उन्हें यूरोपियन यूनियन मानने को तैयार नहीं है, और यूरोपियन यूनियन की जो कुछ बातें हैं उन्हें ब्रिटेन नहीं मानना चाहता। तो इन सब हालातों को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, एंड इट बिकम्स एविडेंट कि भाई ये हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दैट कि इंडिया में हैव वेस्ट अ वाइटल अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आरसीईपी में शामिल न होके इंडिया ने एक महत्वपूर्ण अवसर को गवा दिया हो। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मे हैव मिस्ड, मे हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है हो सकता है ऐसा हो गया हो, या फिर हो सकता है ऐसा हो गया होगा। ध्यान देना, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है इसका कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, जैसे आप बोल सकते हो कि रमेश मे हैव ब्रोकन द चेयर, कि भाई ये कुर्सी रमेश ने तोड़ी होगी, है ना, भाई आप अंदाजा लगा रहे हो। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि हो सकता है शायद ऐसा हुआ हो, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, इंडिया में हैव मिस्ड अ वाइटल अपॉर्चुनिटी, कि भाई हो सकता है ऐसे हालातों में कि जब हमारा एशिया क्षेत्र है उसका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके चलते जो है काफ़ी सारी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। तो ऐसे माहौल में आरसीईपी में शामिल न होके हो सकता है भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर को गवा दिया हो। आगे देखते हैं, गिवन। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। बोलते हैं ना कि भाई इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ ना, तो गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को, है ना। गिवन दैट, इन बात पर विचार करते हुए, गिवन दैट द आरसीईपी मेंबर्स नाउ अकाउंट फॉर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना, किसी बात के लिए जिम्मेदार होना। अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, कि आरसीईपी से जुड़े हुए जो देश हैं वे जिम्मेदार हैं, वे कारण हैं किस चीज़ के? लगभग 30% विश्व की जो जीडीपी है ना भाई, 30% जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, वह आरसीईपी कंट्रीज से जुड़ी हुई है। एंड अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, आरसीईपी में जो 15 देश शामिल हैं उन 15 देशों की जनसंख्या विश्व की 1/3 है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए द सिग्नेटरी स्टेट्स कि भाई जिन जिन देशों ने साइन किए हैं आरसीईपी पे वर एम्फेटिक, उनका इस बात पे जोर था। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोर देना किसी बात पे। दैट, किस बात पे जोर था उनका? दैट द टाइमिंग ऑफ द अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब है समझौता, कि भाई ये जो आरसीईपी का समझौता किया गया ना, दैट द टाइमिंग ऑफ द अकॉर्ड प्रेजेंट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो इन सभी देशों का कहना था, इन सभी देशों ने इस बात पे जोर दिया कि भाई ये जो समझौते की टाइमिंग है, कि भाई जिस समय पे समझौता किया जा रहा है, ये हमारे सामने एक यूनिक अवसर प्रस्तुत करता है टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक रिकवरी, है ना। सभी देशों को लगा कि भाई हमें हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये समझौता बिल्कुल ठीक टाइम पे है। और हम यही तो चाहते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए हमारी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब है सब चीज़ों को साथ में लेके चलना। एंड जॉब क्रिएशन, है ना। साथ ही साथ ये देश क्या चाहते हैं? जॉब चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो देश में। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम इट हेल्प्स। और इन देशों ने यह भी कहा कि भाई ये जो समझौता है मदद करता है हमारी स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने में। किस चीज़ को मजबूत बनाने में? रीजनल सप्लाई चेन। रीजनल सप्लाई चेन का मतलब है क्षेत्रीय आपूर्ति चेन, कि भाई ये जो हमारा क्षेत्र है ना, कि भाई ये जो हमारा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में हम जो है आसानी से सप्लाई कर सकते हैं अगर हम आरसीईपी से जुड़ जाते हैं तो, है ना। फ्री मूवमेंट रहेगा एक देश के दूसरे देश पे, है ना। कम से कम प्रतिबंध रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है कंसीडर किया गया इस समझौते में। आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंगली, कि भाई महत्वपूर्ण बात यह है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंगली अमॉन्ग द आशियान सिग्नेटरीज, अमॉन्ग द आशियान सिग्नेटरीज, कि भाई ये जो आशियान जो देश है ना, भाई जिन देशों, मतलब ऐसे देश जो कि आशियान समूह से संबंधित हैं और उन्होंने आरसीईपी में भी साइन किए। तो अमॉन्ग द आशियान सिग्नेटरीज आर सेवरल रिलेटिवली फार स्मॉलर इकोनॉमीज। तो ये जो आशियान आशियान के देश जो कि आरसीईपी से जुड़े, उनमें कई सारे जो देश हैं ना, सेवरल का मतलब है विविध, रिलेटिवली वे तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे इंक्लूडिंग वियतनाम एंड फिलीपींस है। अब ये आर्थिक दृष्टि से ना, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही छोटे देश हैं ये। वियतनाम है, फिलीपींस है ना, ये आसियान ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इन्होंने आरसीई पे भी साइन किया। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इन देशों की अगर हम बात करें तो विच नॉट ओनली कंटिन्यू टू हैव देयर शेयर ऑफ डिस्प्यूट्स विथ बीजिंग, कि भाई इन देशों के लिए अगर हम बात करें, विच नॉट ओनली कंटिन्यू टू हैव, मतलब इनके लगातार बने हुए। देखो नॉट ओनली के साथ में हम क्या करते हैं, बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के माध्यम से हम एक सेंटेंस को बोलते हैं, लंबा सेंटेंस होता है। नॉट ओनली मतलब न केवल ये बट ऑल्सो, बल्कि ये भी। तो यानी कि ये जो देश हैं जैसे कि वियतनाम है या फिलीपींस है, तो इनके लगातार जो है डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। न केवल इन देशों के विवाद चाइना के साथ लगातार बने हुए हैं ना, हैव देयर शेयर ऑफ का मतलब है उनका हिस्सा, कि कंटिन्यू टू हैव देयर शेयर ऑफ डिस्प्यूट्स, कि भाई इनके इन देशों के लगातार विवाद बने हुए हैं। किससे? चाइना से। बट ऑल्सो साथ ही साथ सफर सिग्निफिकेंट ट्रेड इम्बैलेंसेस। सफर का मतलब है कि भाई इनको झेलना पड़ रहा है, इन देशों को, वियतनाम को और फिलीपींस जैसे जो देश है ना, इनको क्या झेलना पड़ रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेड इम्बैलेंस है ना, कि भाई इनको भी जो है काफ़ी हद तक व्यापारिक घाटा उठाना पड़ेगा। देखो एडिटोरियल इन देशों का उदाहरण क्यों देना चाह रहा है? एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत जैसे देश का कहना है कि भाई हमारे हितों को नुकसान पहुंचेगा, चाइना है उससे हमारा जो है लड़ाई चल रही। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है भाई ये देश भी तो हैं, वियतनाम है, फिलीपींस है, इनके भी लगातार चाइना से विवाद बने हुए हैं और इन्हें भी आरसीईपी के साथ जुड़ने के बाद में काफ़ी सारा व्यापारिक इम्बैलेंस झेलना पड़ेगा ना, विद एंड ऑल्सो सफर सिग्निफिकेंट ट्रेड इम्बैलेंसेस विद एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब है चाइना, कि भाई चाइना के साथ इन देशों के जो आर्थिक संबंध है ना, उनमें भी इन्हें व्यापारिक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। कई तरह के झगड़े इनके बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कहीं ना कहीं आरसीईपी से जुड़ के फायदे नजर आ रहे हैं, तभी तो ये जुड़े हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है दैट दैट यह बात की, दैट का यहाँ पे मतलब यह बात की, दीज एंड अदर लार्जर नेशंस, कि भाई इन देशों की हम बात करें है ना, जैसे कि वियतनाम है, फिलीपींस है, इसके अलावा अन्य बड़े राष्ट्रों की अगर हम बात करें इन द ग्रुपिंग जो कि आरसीईपी ग्रुप में शामिल है, हैव चोजन उन्होंने चुना है क्या, टू बरी देयर जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस। जियोपॉलिटिकल का मतलब है भू राजनीतिक डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे मतभेद, कि भाई इन देशों ने, है ना, कि भाई चाइना है, चाइना के साथ में जैसे वियतनाम की लड़ाई चल रही है थोड़ी बहुत, है ना, या फिर फिलीपींस के थोड़े जो है लड़ाई चल रही। तो ये जो विभिन्न देश हैं इन्होंने क्या चुना, इन्होंने इस बात को चुना कि भाई जो हमारे मतभेद हैं उन मतभेदों को जो है एक तरफ रख दिया जाए,
देखो बरी करने का मतलब क्या होता है, बरी करने का मतलब होता है गाड़ देना, कि भाई ये जो लड़ाई चल रही है ना हमारी, इस लड़ाई को तो एक तरफ छोड़ो और हम पहले आर्थिक हितों को देख लेते हैं कि भाई हमारे फायदे क्या क्या है ना। ये लड़ाई अपनी अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारे देश को कुछ फायदा हो रहा है तो हमें इस ग्रुप से जुड़ना चाहिए। ऐसी बातें सोची गई है वियतनाम या फिलीपींस जैसे राष्ट्रों के द्वारा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यह बात कि इन छोटे छोटे देशों ने, इसके अलावा अन्य बड़े देशों ने इस बात को चुना है कि भाई जो भू राजनीतिक मतभेद है उनको तो एक तरफ रख दिया जाए, उनको तो गाड़ दिया जाए, है ना, कि भाई चाइना के साथ जो कई देशों की लड़ाई चल रही है ना, उसको तो एक तरफ रख दिया जाए। इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब है ताकि, प्रायोरिटाइज, ताकि प्राथमिकता दी जा सके किस चीज को, वाट दे कलेक्टिवली सी एज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेडिंग कॉम्पैक्ट, कि भाई वाट, कि भाई जो सारे के सारे देश हैं वो क्या देखते हैं, वे देखते हैं सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, सी एज अ म्यूचुअली का मतलब है आपस में, बेनिफिशियल यानी फायदेमंद, ट्रेडिंग कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट, है ना, कि भाई वे आरसीईपी से जुड़ने को, कि भाई ये सारे के सारे जो देश हैं इनका क्या मानना है ज़्यादातर देशों का, भाई ठीक है हमारी चाइना के साथ मतभेद है लेकिन इसको एक तरफ हटा दिया जाए, है ना, और हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना, कि भाई वे सामूहिक रूप से किस चीज़ को देखते हैं, कि भाई हमें आपसी जो व्यापार है, वो जो समझौता है, उसके माध्यम से हमें जो फायदा होगा ना, उस फायदे पे हमें नज़र रखनी चाहिए, दैट वुड बेनिफिट देयर इकोनॉमीज, कि भाई आरसीईपी से जुड़ने के बाद जो फायदे उन्हें होंगे, है ना, इस कॉम्पैक्ट के माध्यम से, इस एग्रीमेंट के माध्यम से जो फायदे उन्हें उनकी अर्थव्यवस्था को होंगे, दैट वुड बेनिफिट देयर इकोनॉमीज ओवर द लॉन्गर टर्म, कि भाई आगे आने वाले लंबे समय के दौरान अर्थव्यवस्था को जो फायदे पहुंचेंगे हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए, इज द क्लियरेस्ट टेस्टमेंट। तो यह जो तथ्य है ना, इन देशों का ऐसा सोचना है कि भाई चाइना के साथ जो हमारे मतभेद हैं उनको अलग रख दिया जाए और आगे आने वाले समय में इस आरसीईपी एग्रीमेंट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को जो फायदे पहुंचेंगे उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो विचार है, इज द क्लियरेस्ट टेस्टामेंट, यह इस बात का सबूत है, टेस्टामेंट का मतलब है प्रमाण, ये इस बात का प्रमाण है, टू इकोनॉमिक रियलिज्म। इकोनॉमिक रियलिज्म का मतलब हुआ, रियलिज्म का मतलब है यथार्थवाद, है ना, इकोनॉमिक रियलिज्म का मतलब हुआ आर्थिक यथार्थवाद, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक रियलिज्म। यानी कि इन देशों ने इस बात को समझा है कि भाई हमें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इकोनॉमिक रियलिज्म जो है वह जीतता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप का मतलब है जीतना, नेशनलिस्ट, ट्रंपिंग नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, कि भाई ये जो राष्ट्रवादी राजनीति है ना हमारी, कि हमारा देश ऊंचा तुम्हारा देश नीचा, तो यह राष्ट्रवादी राजनीति को पार करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि राष्ट्रवादी जो राजनीति है उसको जीत गया है इकोनॉमिक रियलिज्म, है ना। लोगों को लगा है, देशों को लगा है कि भाई आर्थिक दृष्टि से प्रैक्टिकल होना ज्यादा उचित है बजाय नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करने के। आगे देखते हैं। ऑल्सो साथ ही साथ द समरी ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट, कि भाई ये जो आरसीईपी का फाइनल एग्रीमेंट हुआ है उसकी जो समरी है ना, उसका अगर हम सार बात करें तो वो क्या दिखाती है, उसकी समरी शोज दैट द पैक्ट डज कवर, कि भाई इस पैक्ट में उन बातों को भी कवर किया गया है। यहाँ पे डज आया एम्फेसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए, द पैक्ट डज कवर, है ना, इसका मतलब है कि पैक्ट में उन बातों को भी कवर किया गया है, एंड अटेम्प्ट, है ना, इस पैक्ट में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं टू एड्रेस, समाधान करने के, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, इश्यूज, उन मुद्दों को भी समाधान करने की कोशिश की गई है आरसीईपी एग्रीमेंट में, दैट इंडिया हैड फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना, कि वे मुद्दे जो भारत ने उठाए थे, कि भारत को जिन बातों को लेकर चिंताएं थी ना, उन मुद्दों को भी अभी हाल ही के इस एग्रीमेंट में एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका समाधान किया गया, इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ ओरिजिन, है ना, ट्रेड ट्रेड इन सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ पर्सन। तो ये भारत के कुछ मुद्दे थे कि भाई ये जो एक तरीके से जब आरसीईपी एग्रीमेंट लागू हो जाएगा तो ये जो सर्विसेज होती हैं हमारी, है ना, कि एक देश के लोग दूसरे देशों में सेवाएं देते हैं, तो उनके क्या रूल्स रहेंगे, लोग बाग किस तरह से मूव करेंगे, कितने समय के लिए मूव करेंगे, है ना, तो क्या वीजा संबंधी नियम रहेंगे, एंड क्रूशियली और बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो है, रेमेडीज एंड सेफगार्ड। रेमेडीज का मतलब है उपचार, सेफ गार्ड का मतलब है बचाव, कि भाई भारत ने कुछ मुद्दे उठाए थे कि भाई बचाव की क्या व्यवस्था रहेगी, कोई देश अगर ज़्यादा नुकसान में चला गया है ना तो उसके लिए क्या समाधान है ना, क्या उपचार रखे गए हैं ना, तो ये सारी बातें भारत ने रखी थी। तो और एडिटोरियल कहता है कि भाई जो फाइनल आरसीईपी पे साइन हुए हैं उनमें इन बातों को भी कंसिडर किया गया है, उनमें इन बातों पर भी विचार किया गया है। अक्नॉलेजिंग, अक्नॉलेजिंग का मतलब है स्वीकार करते हुए, मानते हुए, इंडियाज इकोनॉमिक हेफ्ट, देखो हेफ्ट का मतलब होता है वजन,
जैसे मैं कहूँ कि भाई मोदी का जो राजनीतिक वजन है ना वो बहुत भारी है ना, तो उसको आप बोलोगे हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब होता है दमदारी, वजन। तो अक्नॉलेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक हेफ्ट एंड वैल्यू एज अ मार्केट, कि भाई द आरसीईपी मेंबर्स हैव नॉट ओनली लेफ्ट है ना, तो फिर आ गया देखो नॉट ओनली है ना, तो इसके साथ में नॉट ओनली आ गया तो बट ऑल्सो भी आएगा, ये तो बट ऑल्सो है ना, न केवल ये बल्कि ये भी। तो भारत जो है अर्थव्यवस्था से बहुत ही वजनी देश है। इसके अलावा मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इस बात को स्वीकार करते हुए आरसीईपी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भारत के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है। लेफ्ट द डोर ओपन, शुड हो, शुड का मतलब है इफ, यहाँ पे शुड का मतलब है इफ, कि भाई बाई चांस आपका मूड बन जाए, भाई आरसीईपी मेंबर्स को लगता है कि भाई जो भारत है एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, उसका बहुत ही वजन बहुत भारी है, इसके अलावा मार्केट वैल्यू भी उसकी बहुत दमदार है, तो आरसीईपी मेंबर्स ने भारत के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है कि अगर कभी न्यू दिल्ली का प्लान बदल जाए है ना, शुड न्यू दिल्ली रिकंसिडर, कि भाई अगर भारत सरकार को लगे, भारत सरकार दोबारा से पुनर्विचार करना चाहती है, रिकंसिडर यानी पुनर्विचार करना, इट्स स्टांस, स्टांस का मतलब होता है रवैया, कि भाई आपकी जो अप्रोच है ना, आपका जो दृष्टिकोण है, तो भारत सरकार अगर अपने रवैये पर एक बार फिर से विचार करना चाहती है, एक बार फिर से आरसीईपी में जुड़ना चाहती है, तो भारत के लिए दरवाजे खुले छोड़े गए। साथ ही साथ बट है ऑल्सो, साथ ही साथ आरसीईपी मेंबर्स ने क्या किया है, वेव्ड अ की 18 मंथ कूलिंग पीरियड। देखो कूलिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, कूलिंग पीरियड का मतलब है जैसे आपके और मेरे बीच में लड़ाई चल रही है, तो हमने क्या किया कि कोर्ट में जाने से पहले हमने क्या किया, एक कूलिंग पीरियड डिसाइड कर लिया, जैसे 10 महीने का, कि भाई ठीक है 10 महीने का कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब है कि आप देख लो भाई, अगर मामला सुलट जाता है, अगर मामला सुलझ जाता है किसी तरह से, तो उसको कहा जाता है कूलिंग पीरियड, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत के लिए उन्होंने दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं आरसीईपी मेंबर्स ने। साथ ही साथ माफ कर देना, वेव का मतलब है माफ कर देना, अक्की महत्वपूर्ण 18 मंथ कूलिंग पीरियड फॉर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स। इसके अलावा अन्य जो भी पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे एप्लीकेंट का मतलब है कि भाई अन्य जो भी देश आरसीईपी से जुड़ना चाहते हैं वे आराम से सोच विचार कर सकते हैं। 18 महीनों तक का उन्हें टाइम दिया है ना, कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई जुड़ना चाहता है, तो उनको भी बढ़िया टाइम दिया गया है, कूलिंग पीरियड दिया गया है उनको, कि भाई, और भारत के लिए भी कूलिंग पीरियड है कि भाई भारत भी अगर और विचार करना चाहे, सोचना चाहे तो सोच ले, और जुड़ना चाहे तो जुड़ ले। भारत के लिए द्वार खुले छोड़े गए हैं। आगे देखते हैं। इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, है ना, इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, यह भारत के हित में होगा। इट वुड बी, अब देखो यहाँ पे एडिटोरियल जो है ना, विल भी तो लगा सकता था ना, भाई फ्यूचर की बात हो रही है, इट विल बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, लेकिन क्यों नहीं लगाया विल। जब भी हमें लगता है ना, जब हम थोड़ा सा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब हम थोड़ी हाइपोथेटिकल बात करते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि यार तुम ये ड्रेस पहनोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे, अब ये क्या है, दिख भी सकते हो अच्छे, नहीं भी दिखो, ये कोई फिक्स प्लान थोड़ी हुआ। अगर मैं बोलूँ 15 जुलाई को स्कूल खुल जाएंगे, ये फिक्स प्लान हुआ, तो अब वहाँ पे आप विल लगाओगे। लेकिन अगर आप लगाओगे, अगर आपको हाइपोथेटिकल अंदाज में बात करना है, इमेजिनेशन में बात करना है, आपको अपना ओपिनियन व्यक्त करना है कि भाई ऐसा होगा, तो अभी एडिटोरियल का विचार है ना कि इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट। एडिटोरियल अपने हिसाब से बोल रहा है, अपनी राय दे रहा है कि भाई ये भारत के हित में होगा। एडिटोरियल एक इमेजिनेशन कर रहा है थोड़ी सी, तब हम ऐसे सेंस में क्या करते हैं, विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं ना। तो इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, तो ध्यान देना, जब भी आपको लगे कि भाई ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस लग रहा है आपको, लेकिन वहां पे अगर वुड का प्रयोग कर रखा है, तो ध्यान देना इन चीजों में से कोई ना कोई चीज देखने को मिलेगी आपको, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखने को मिलेगी, है ना, किसी तरह की कोई इमेजरी, है ना, इमेजिनेशन आपको देखने को मिलेगा उस वाक्य में, है ना, या फिर कोई ओपिनियन देखने को मिलेगा, है ना। ओपिनियन भी क्या होता है, ओपिनियन भी एक तरीके का इमेजिनेशन ही होता है। तो ये सब बातें अगर आपको देखने को मिल रही है वाक्य में, तब आप क्या करते हो, विल की जगह वुड का प्रयोग करते हो वहां पे ना, कि भाई ऐसा होगा, है ना, पक्का होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यह भारत के हित में होगा, टू डिस्पैशनेटली, डिस्पैशनेटली का मतलब है निष्पक्ष रूप से, रिव्यू, कि यह भारत के हित में होगा कि भारत एक बार फिर से पुनरावलोकन करे इट्स पोजीशन एंड एम्ब्रेस, कि भारत अपनी स्थिति को आरसीईपी के संदर्भ में पुनः से विचार करें, एंड एम्ब्रेस, और एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज को गले लगाना, ओपननेस, और भारत के, और एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई भारत जो है ओपननेस को अपना, है ना, भारत जो है अपने आप में सिमटने की कोशिश न करे, एक खुला रवैया भारत का होना चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत जो है ओपननेस को अपनाए, रेदर देन का मतलब है के बजाय, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है संरक्षणवाद, संरक्षणवाद का मतलब होता है अपने ग्रुप की, अपने लोगों के हितों की रक्षा करने की जो पॉलिसी होती है ना, उसको कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई प्रोटेक्शनिज्म को अपनाने की बजाय भारत ओपननेस को प्रमुखता दे,
है ना, और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है भारत एक बार फिर से इस पर विचार करे, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत को एक बार फिर से इस पे निष्पक्ष रूप से विचार करने की जरूरत है।